अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करेंगे, द कपल्ड क्लाइमेट सिस्टम वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ये इस चैप्टर का जो है वो पार्ट 2 है, दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम इसका जो फर्स्ट हाफ है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम डेकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर हमने क्लाइमेट रिसर्च का देखा कि क्लाइमेट रिसर्च जो है वो क्यों इतनी ज़रूरी है, इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखे इसके अंदर हमने। और उसके अलावा इसके अंदर हमने देखा कि क्या कहते हैं, सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होती है, मतलब इसके अंदर किन रीजंस की वजह से होती है। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना इसके अंदर हमने देखा, उसको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया। उसके आगे ग्लोबल इम्पैक्ट्स और रीजनल इफेक्ट्स देखे। और उसके अलावा इसके अंदर हमने इसकी प्रिडिक्शन देखी कि किस तरह से इसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है, कितना टाइम पहले इसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है। उसके अलावा हमने इसके अंदर एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून देखा और इसकी प्रिडिक्शन के बारे में देखा कि इसकी प्रिडिक्शन में क्या कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो फिर क्या किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डेकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सीजनल टू इंटर एनुअल होगी, अब इसके अंदर डेकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, क्योंकि ओशन क्या करता है, ओशन हीट और फ्रेश वाटर को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ओशन और एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी पे उसका मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसकी वजह से। ठीक है, डिफरेंट टाइम स्केल्स पे। तो दो मेन ओशन करंट पैटर्न्स हैं जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक है विंड ड्राइवन करंट और एक है थर्मोहलाइन करंट। विंड ड्राइवन करंट क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो हीट ट्रांसपोर्ट होती है। ये भी क्या है, ये ओशन करंट है, इसकी वजह से हीट ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ जो है वो हीट मूव करती है। और थर्मोहलाइन करंट के अंदर क्या होता है कि ये भी ओशन करंट्स हैं जो कि टेम्परेचर और जो सैलिनिटी है वाटर की उसमें चेंजेस की वजह से जो है ये होता है। और ये क्या करता है, हीट और फ्रेश वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ओवर डेकेड्स। अब इन सर्कुलेशंस के अंदर जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हीट और फ्रेश वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इफेक्ट होगा। उस पर इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, ड्राउट्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर शिफ्ट्स होंगे। दूसरी इसके अंदर चीज़ आ जाती है ट्रॉपिकल सी सरफेस टेम्परेचर। इसकी वेरिएशंस का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी सी सरफेस टेम्परेचर की वेरिएशंस की वजह से भी जो है वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आती है, खासतौर पर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। जैसे हमने एनसो के अंदर एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के अंदर बढ़ा था कि उसके अंदर भी क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो हो रही थी। ठीक है, तो ये बहुत इसकी एक हम सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं एनसो कि जिससे हम देख रहे थे कि एसएसटी जो है उसकी वजह से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है। तो अब हम जानते हैं कि ओशन ड्राइवन क्लाइमेट वेरिएशंस की बहुत ज़्यादा जो है वो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फिर भी जो है इसकी थोड़ी सी अभी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ ऐसे मतलब कि यानी कि जो प्रोसेसेस इसको सिंपली जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमें इतना अच्छे से नहीं पता है। तो इसके लिए भी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, मतलब कि ये देखने के लिए कि किस तरह से जो ओशन ड्राइवन क्लाइमेट वेरिएशंस काम करती हैं, और इसके अलावा बेहतर तौर पर जो क्या कहते हैं क्लाइमेट किस तरह से फ्यूचर में चेंज हो सकता है उसको बेहतर तौर पर प्रिडिक्ट करने के लिए भी मज़ीद जो है वो रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन। तो इसके अंदर हमने एक्चुअली एक नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन के बारे में पढ़ना है, और उसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, और उसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे अटलांटिक एसएसटी डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती हैं। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन भी जो है वो क्लाइमेट फिनोमिना है जो कि ख़ासतौर पर नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर वेदर पैटर्न्स को जो है वहाँ पर उसका असर होता है। अच्छा, ये होता किस तरह से है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू प्रेशर सिस्टम। दो प्रेशर सिस्टम हैं, एक है आइसलैंडलिक लो और एक है अजोर्स हाई। ठीक है, आइसलैंडलिक लो और अजोर्स हाई, यानी लो, इससे पता चले ये लो प्रेशर सिस्टम है और ये हाई प्रेशर सिस्टम है। तो इसमें जो है वो डिफरेंसेस, इसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस होती हैं। और जो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस है इनका असल में सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो वेस्टर्ली विंड्स पे होता है, उनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पे। वो भी आगे हम देखते हैं कि किस तरह से होता है।
तो ये फिर इसकी वजह से जो है आगे अफेक्ट होता है हीट और मॉइस्चर पे, ठीक है। जिस रीजन के अंदर ये हो रही हैं उस रीजन के हीट और मॉइस्चर की डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका अफेक्ट होता है। तो वो हम देखते हैं किस तरह से होता है। इसमें दो फेजेस होती हैं, एक पॉजिटिव फेज और एक नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज में क्या होता है, पॉजिटिव फेज में जो डिफरेंस होता है ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो स्ट्रॉन्गर वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, और ये स्ट्रॉन्गर वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो वार्म और मॉइस्ट जो एयर है वो यूरोप की तरफ लेके आ रही है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हीट और मॉइस्चर पे किस तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट होता है कि जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो वार्म और मॉइस्ट एयर लेके आती हैं यूरोप की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर माइल्डर विंटर और वेटर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मॉइस्चर की वजह से वेटर कंडीशंस होती हैं और माइल्डर विंटर मतलब कि बहुत सख्त सर्दी नहीं होती है। जबकि नेगेटिव फेज़ के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट होता है। इसमें फिर क्या होता है, इसमें वीक सिस्टम होगा तो वीक वेस्टर्ली विंड्स होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कोल्डर और ड्रायर एयर आएगी, जिसकी वजह से ड्राई कंडीशंस होंगी और कोल्डर विंटर्स होंगी, यानी कि ज़्यादा सर्दी होगी। तो वैसे तो ये क्या कहते हैं, मतलब बाकी सालों के अंदर क्या होता है, ये प्रेशर ज़रा माइल्ड होता है, जिसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में ख़ास तौर पे यानी कि फ़ेब और मतलब दिसंबर से फरवरी के दरमियान क्या होता है कि ये जो प्रेशर है ये मतलब कि ये प्रेशर सिस्टम जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से विंटर में जो है ये वेरिएबिलिटी इसकी वजह से ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये जो विंटर नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस हैं, इनका जो है वो नॉर्थर्न हेमिसफेयर में जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और वहाँ के जो पैटर्न्स हैं नॉर्थर्न यूरेशिया और ईस्टर्न कनाडा, ग्रीनलैंड और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट वगैरह, वहाँ के जो पैटर्न्स हैं उसको भी अफेक्ट करती है। अच्छा, अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक फ्लक्चुएशंस हैं, ऑसिलेशंस हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस हैं, इनका जो है प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स पे भी अफेक्ट होता है इन रीजन्स के अंदर। एक तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स के अंदर इम्पैक्ट होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा स्टॉर्मिनेस पे भी होता है। स्टॉर्मिनेस का मतलब क्या है कि जो स्टॉर्म्स हैं वहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे भी इसका जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो है NAO हैज़ ऑल्सो बीन लिंक टू मच ऑफ द रीसेंट राइज इन नॉर्थर्न हेमिसफीयर टेम्परेचर एंड क्लोजली रिजेंबल्स द प्रिडिक्टेड पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। के अभी जो हम देखते हैं रीसेंट राइज देखते हैं टेम्परेचर का नॉर्थर्न हेमिसफीयर में, तो वो हम देखते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस की वजह से भी हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्थर्न हेमिसफीयर में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशंस की वजह से मज़ीद ज़्यादा हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल अटलांटिक SST डायपोल। तो ट्रॉपिकल अटलांटिक SST डायपोल क्या है, ये दूसरा प्रोमिनेंट पैटर्न है जिसकी वजह से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, डेकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स वेरिएशन इन सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ट्रॉपिकल अटलांटिक ओसिलेशन, यानी कि ओशन। इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन है उसमें जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर हम वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। यानी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो यानी कि ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में उसमें हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उसके यानी कि अब उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इट फीचर्स ऑपोजिट SST एनोमलीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक, वही जो मैंने अभी बात की, विद वार्मर SST इन वन रीजन एंड कूलर SST इन अदर रीजन। के एक साइड पे एक जो यानी वेस्ट साइड पे अगर कूल टेम्परेचर होगा तो ईस्ट साइड पे क्या होगा, वार्म टेम्परेचर होगा। अच्छा, अब इसका जो है अगर हम इसको एल नीनो इवेंट्स से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन फिर भी अटलांटिक SST डायपोल का जो है वो क्लाइमेट पैटर्न पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ख़ासतौर पे अमेरिका और अफ्रीका में। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये जो वेरिएबिलिटी है SST डायपोल की SST की सी सरफेस टेम्परेचर की ट्रॉपिकल अटलांटिक में, इट इज़ क्लोजली लिंक टू ड्राउट साइकिल इन नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील। अच्छा, होता क्या है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर, हम बात करते हैं कि जब ये जो डायपोल है, जब ये डायपोल वार्म फेज़ में होगा, ठीक है, जब ये डायपोल वार्म फेज़ में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, को जो साउथ अटलांटिक है वो वार्म हो जाएंगी, ठीक है, वो वार्म हो जाएगी, और नॉर्थ अटलांटिक जो है
वो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जब साउथ अटलांटिक वार्म और नॉर्थ अटलांटिक कूल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्राई कंडीशंस होंगी, यानी कि रेनफॉल जो है वो कम होगा, ठीक है, और ड्राउट जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब ये डायपोल जो है ये क्या कहते हैं कोल्ड फेज़ में होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से इसका उल्ट होगा और उसकी वजह से फिर ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो इस तरह से इसका जो है वो ड्राउट साइकिल्स पे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन के बारे में हमें पता है ये जो है ये क्या कहते हैं टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंसेस की वजह से ये होती है और इसको हम ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट ट्रांसपोर्टिंग हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल। अच्छा, अब ये जो सर्कुलेशन है, अगर हम पेलियो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड देखें, अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो उसमें हम देखते हैं कि थर्मोहलाइन सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट क्लाइमेट चेंज में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और जब हम थर्मोलाइन सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं तो ये ज़्यादा जो है वो अटलांटिक ओशन के ऊपर हम फोकस करते हैं, लेकिन साउथर्न ओशन की तरफ हम इतना फोकस नहीं करते, लेकिन साउथर्न ओशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साउथर्न ओशन का क्या रोल होता है, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन कनेक्टिंग ओशन बेसिन्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये साउथर्न ओशन जो है ना ये ब्रिज के तौर पर काम करता है, ठीक है, ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। और ये क्या करता है, ये जो अटलांटिक, ठीक हो गया, अटलांटिक और उसके अलावा इंडियन और पैसिफिक, ठीक है, इन तीनों ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, इनके दरमियान जो है ये ब्रिज के तौर पर काम करता है और इसमें जो इसकी वजह से फिर हीट और वाटर एक्सचेंज जो है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो फिर ये आगे तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि साउथर्न ओशन ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन कनेक्टिंग ओशन बेसिन्स, कि इनको जो है वो कनेक्ट कर रहा है एंड इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल क्लाइमेट। तो जब मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती हैं तो वो क्या कहते हैं साउथर्न ओशन के लिए मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज़ का होना जो है वो उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साउथर्न ओशन क्या है, ये वास्ट है, ठीक है, ये एक वास्ट रीजन है और यहाँ पर जो है वो लिमिटेड सैम्पलिंग की जाती है दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में, यहाँ पर लिमिटेड सैम्पलिंग की जाती है। इस वजह से जो है इधर मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज़ मतलब इसके जो डेवलप करना ज़रूरी है। उसके अलावा सिमिलर सैम्पलिंग और मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इंडियन और पैसिफिक ओशन के लिए भी होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी पहले हमने क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देख ली, अब हमने डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज देखना है। अब हमने डिटेक्ट करना है कि ये जो अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है या ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस की वजह से आ रहा है। तो द स्टडी ऑफ नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अक्रॉस सीजनल, interannual and decadal time scale provides the fundamental groundwork for distinguishing between natural and anthropogenic climate change। ये जो हमने पीछे सारे seasonal, interannual मतलब कि जो पढ़े हैं हमने वेरिएबिलिटी पढ़ी है, इससे हमें पता चलता है, इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं नेचुरल क्लाइमेट चेंज और जो एंथ्रोपोजेनिक है उसके अंदर हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले हमने वो सारी चीज़ें ना डिस्कस की होती हैं, जो सारे अभी हमने क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर हमें ये नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता, तो वो जो अभी हमने पहले जो स्टडी की हैं यानी कि ड्राउट्स आ रहे हैं या इस तरह की जो कंडीशंस हो रही हैं, तो वो एक नॉर्मल इंसान यही समझेगा कि वो मे बी क्लाइमेट ये एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, नेचुरल क्या कहते हैं नेचुरली तौर पर भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो डिटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ऑब्जर्व वेरिएशंस आर बियॉन्ड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेचुरल फ्लक्चुएशन। अच्छा, अब जो नेचुरल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो हो रही होती हैं, जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे हमने सारा स्टडी किया कि उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर तो चेंजेस, अगर जो अभी हम वेरिएशंस देख रहे हैं, ऑब्जर्व वेरिएशंस उनसे कहीं ज़्यादा है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि फिर वो नेचुरल फ्लक्चुएशंस की वजह से ही नहीं सिर्फ हुई, वो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड भी चेंज जो है वो उसके अंदर आ रहा है। तो attributing climate change to human activity means showing that observed change cannot be explained by natural causes। यानी वही बात कि इस attributing climate change टू ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यही है कि हमने ये शो करना है कि जो चेंज आ रहा है, जो वेरिएशंस आ रही हैं, वो सिर्फ नेचुरल कोज की वजह से ही नहीं है, ठीक है, नेचुरल कोज की वजह से उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आया है। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि इसका जो है वो मेन कोज क्या हो सकता है।
और स्टडीज़ ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टू ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, कि अगर हमने स्टडी करना है कि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज किस तरह से हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अगर हमने अच्छे से स्टडी करना है तो उससे हमें जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट फैक्टर्स हैं उनका जो क्लाइमेट सिस्टम जो उनका रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि किस फैक्टर्स का किस फैक्टर की वजह किस फैक्टर से मतलब कि किस फैक्टर के रिस्पॉन्स में क्लाइमेट सिस्टम क्या मतलब कि रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो वो हमें जो है वो पहले से अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, ग्लोबल चेंज रिसर्च के लिए जो है वो हम मॉडलिंग टूल्स वही वाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि GCMs जो कि जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स वगैरह, ठीक है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर डिटेक्टिंग एंथ्रोपोजेनिक सिग्नल्स इन क्लाइमेट डाटा। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में पहले से अच्छे से पता होगा कि नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होती है, किस तरह की होती है, तो हमें जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है या एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है उसको हम ज़्यादा बेहतर तौर पर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। थैंक यू।